सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन हेल्प टू कंक्लूड दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेब। तो लाइट ट्रांसवर्स वेब है, किसके कारण हमें ये पता चली थी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लाइट जो होती है वो हमेशा वेव की फॉर्म में चलती है कि नहीं। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की मदद से हमें ये तो पता चल गया था कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, बट वो ट्रांसवर्स वेब में है कि नहीं ये हमें पोलराइजेशन के बाद पता चला था। ओके, तो पोलराइजेशन को आप करेक्ट करिएगा, क्योंकि पोलराइजेशन के बाद ही हमें पता चला था कि लाइट जो है वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ओके, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक सवाल आपको पूछा जा रहा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जैसे कि आपकी एक्स रेज हो गए, ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको क्या किया जाता है, मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करवाया जाता है। जब मेटल की सरफेस, सपोज कि एक मेटल की थिन शीट है, इसमें एक्सरे डाला गया, ठीक है, तो इसमें डालने के कारण क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही जो सिस्टम हुआ, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाले, एक्सरे जैसे कि डाले, तो इसके कारण क्या होता है, मेटल की शीट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्लियर है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो इस चीज़ से हम यहाँ पे क्या आंसर चूज कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर जो फ्रीक्वेंसी बिलो अगर जो रहेगा, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप ऑप्शन बी को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देख लिया आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस बाय द सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग फोटोवोल्टेइक सेल। तो ये जो फोटोवोल्टेइक सेल होती है, ये क्या करवाती है, आपकी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करवा देती है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, फोटोवोल्टेइक सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस पूरे बेस्ड होता है किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होकर के फोटोवोल्टेइक सेल जो रहती है उसमें सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शोज मैक्सिमम डेविएशन ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। तो जो प्रिज्म होती है आपकी, ठीक है, तो प्रिज्म आपने देखा होगा अपने लैब में, फिजिक्स के लैब में देखा होगा 10 में 9 में। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर जो वाइट लाइट, तो आपको ये एक चीज़ पता होगा कि वाइट लाइट जब भी किसी प्रिज्म पे टकराता है तो ये 7 कलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो ये 7 कलर ऑफ कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो 7 कलर ऑफ कंपोनेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेबक्योर, है कि नहीं। ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता होगा। तो 7 कलर ऑफ कंपोनेंट को वेबक्योर कहते हैं, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम डेविएशन कौन देगा, अगर जब प्रिज्म जाएगा तो मैक्सिमम डेविएट कौन करेगा, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझने हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 चीज़ आते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात होती है वेवलेंथ की, हम बात करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो जो आपकी वेवलेंथ जो रहेगी, यहाँ पे वेवलेंथ की जब हम बात करें तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी वो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो इस हिसाब से वायलेट जो रहेगी, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी होगी, तो वेवलेंथ जो रहती है वो मैक्सिमम हमेशा रहेगी किसकी, रेड की रहेगी। और यही हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी रहेगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगी आपकी वायलेट कलर की। ओके, तो वायलेट की रहेगी। तो यहाँ पे आप अगर जो देखेंगे, तो अगर जो हम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की अगर जो बात करें, ठीक है, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की अगर जो हम बात करें, तो इस प्रकार से अगर जो हम ये वेबक्योर में इस साइड से जाएंगे तो ये आपकी क्या हो गई, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, और यही हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि रेड से वायलेट की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे क्या बढ़ने लगेगा, यहाँ पे बढ़ने लगेगा आपकी वेवलेंथ।
तो इस हिसाब से आप क्या समझते हैं, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और वायलेट की सबसे कम होगी वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम रहता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक बात आई, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहती है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आपके वेवलेंथ से। देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जब आपको पूछा जाएगा किसी चीज़ की कितनी है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और यही हम बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा रहेगी उसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा रहेगी। तो जो डेविएशन की जो बात आती है, ये डेविएशन आपकी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, क्योंकि वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये डेविएट करता है। और जो यही आपको पूछा जाएगा मिनिमम डेविएट कौन करेगा, तो मिनिमम डेविएट आपकी रेड कलर करेगी। क्लियर है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल को पूछा गया था, टाइम ऑफ एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो टाइम ऑफ एक्सपोजर जो रहती है, जो फोटो खींचने के दौरान क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो देखिए ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करती है। और जो ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी तो आप फोटो बहुत ज़्यादा जल्दी क्लिक कर पाएंगे, क्योंकि ये आप खुद नॉर्मली देख सकते हैं कि जो आप रात में फ़ोटो खींचते हैं तो उसको ऑटो फोकस एक्सपोजर लेने में थोड़ा सा टाइम लगती है। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर द कलर्ड लेटर। तो जितना सारे कलर्ड लेटर है, यानी कि 7 कलर कंपोनेंट के बारे में बात किया जा रहा है, विच अपेयर लीस्ट रेज, सबसे लीस्ट रेज सबसे कम उठा हुआ कौन देखने को आपको मिलेगा, ये आपको सवाल पूछा है। तो ये बेसिकली पूरी तरह से डिपेंड आपके पिछले सवाल जो प्रिज्म में आपने किया था, क्योंकि वाइट लाइट जब भी आती है 7 कलर कंपोनेंट में सब में टूटती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पूछा जाता है सबसे लिस्ट डेविएट कौन करेगी, तो सबसे लिस्ट डेविएट वायलेट ही करेगी। क्यों, क्योंकि वायलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे से सवाल है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। पूछा जा रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर मैग्नीफायर देन लाइट माइक्रोस्कोप। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उससे बहुत अच्छी तरह से मैग्नीफाई करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आखिर ऐसा क्यों होती है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो इमेज जो लेती है, पार्टिकल की जो इमेज लेती है वो क्या लेती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की ले पाती है, ठीक है। तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रहती है उसकी इमेज ये ले पाती है, और क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या रहती है, सबसे कम रहती है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन आर लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट की, ठीक है। तो लाइट की जो वेवलेंथ रहती है उससे इसकी कम रहती है। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसी के कारण क्या हो जाती है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की क्लियर इमेज निकाल पाती है। क्लियर है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन पर जो हम जाएंगे तो देखेंगे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो रहती है वो लाइट की वेवलेंथ से कम रहती है, यही मेन कारण है। क्लियर है, तो यही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, पार्टिकल जो इमेज जो पार्टिकल की बनती है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बनती है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छे तरह से इमेज ले पाता है। तो देखिए अगला सवाल आपको पूछा जा रहा है, प्राइमरी कलर इज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर, ठीक है। प्राइमरी कलर जो रहती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट में वो क्या होती है, तो दोस्तों उसको हम RGB कहते हैं, ठीक है, RGB, ओके, RGB कहते हैं, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते थे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए एक और सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ल्यूमेन, ल्यूमेन किस चीज़ की यूनिट होती है, तो ल्यूमेन जो यूनिट होती है वो हमेशा होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ल्यूमेन इज ए यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। और यही हम बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो ये किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, है कि नहीं, जो आपने पढ़ा 7 बेसिक यूनिट जो होती है हमारी, जिससे आगे जाकर के बाकी सारे ऐसा यूनिट डिराइव्ड हुए हैं, उसमें एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी थी जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो ल्यूमेन होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की, अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए आपको पूछा जा रहा है, व्हाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूट द कलर। व्हाइट लाइट जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है 7 कलर ऑफ कंपोनेंट में। क्लियर है, जिसको हम वेवक्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवक्योर, है कि नहीं, अच्छे से याद रखिएगा। अगर जो इस डायरेक्शन में हम आते हैं तो हमारी क्या बढ़ती है, इस डायरेक्शन में हम आते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम जाते हैं तो आपकी क्या बढ़ती है,
वेवलेंथ बढ़ती है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा रहेगी। तो अगर जो हम फ्रीक्वेंसी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके चल सकते हैं, अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बढ़ेगी वो कुछ इस प्रकार से बढ़ेगी। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये सवाल आपकी एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एटॉमिक क्लॉक ट्रांजिशन डिपेंड अपॉन द, जो एटॉमिक क्लॉक ट्रांजिशन होती है वो डिपेंड करती है सीजियम से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, आपकी एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म द इमेज, तो कनकेव लेंस जो होती है वो किस प्रकार की इमेज बनाती है। तो देखिए कनकेव लेंस जो रहती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इमेज जो बनती है इसकी वो हमेशा कहाँ बनती है, फोकस के पास इसकी इमेज हमेशा बनती है। क्लियर है, इमेज कहाँ बनती है, फोकस के पास इमेज बनती है। इसके कारण क्या हो जाती है कि ऑब्जेक्ट जो रहती है वो वर्चुअल हो जाती है और इरेक्ट यानी कि खड़ा होता है। और बेसिकली अगर जो हम बात करें तो इसकी जो साइज होती है स्मॉलर होती है। ठीक है, इसकी साइज जो रहती है स्मॉलर देन एक्चुअल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, इसकी जो इमेज बनती है वो स्मॉलर बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कनकेव लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल को पूछा जा रहा है यहाँ पे, कनकेव लेंस फॉर्म इमेज। तो देखिए अभी अभी हमने देखा कि ये क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, इरेक्ट इमेज बनाती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट बनाती है और स्मॉलर बनाती है। ठीक है, स्मॉलर देन एक्चुअल, स्मॉलर देन एक्चुअल, है कि नहीं। अगला सवाल को पूछा जा रहा है टू गेट मैग्नीफाइड यानी कि छोटा, जो हमने अभी अभी बताया। ठीक है, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज मिरर। ठीक है, इमेज मिरर इज यूज, यानी कि अगर आपको वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो आप किस प्रकार की मिरर की यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो बात आती है वो आती है किसकी, कनकेव मिरर की। ठीक है, तो जो कनकेव मिरर जो होती है वो आप वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक है, इरेक्ट बनाती है और मैग्नीफाइड इमेज बनाती है। क्लियर, कनकेव मिरर को आप करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट सवाल देख। सो हेलो स्टूडेंट, देखिए अगला सवाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज मेक्स द स्मॉलर इमेज ऑफ द बॉडी विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो कन्वेक्स मिरर जो रहती है वो हमेशा आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बना करके देती है। ठीक है, और डिक्रीज इन साइज जो रहती है वो हम, जो इसकी साइज जो छोटी रहती है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहती है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर जो रहेगी। ठीक है, मिरर के कितने दूर में ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है, तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। तो इसकी आंसर जो रहेगी हमारी वो कौन सी होगी, कन्वेक्स मिरर हो जाएगी। क्लियर है, तो कन्वेक्स मिरर को आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि इट ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, हमेशा क्या बनाती है, स्मॉलर, इरेक्ट। अगला सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा रहा है कि मैग्नीफाइंग लेंस आखिर होती क्या है, किस चीज़ की बनी हुई रहती है। तो जो मैग्नीफाइंग लेंस जो रहती है वो हमेशा कन्वेक्स लेंस की बनी रहती है, जिसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, किसकी बनी रहती है, कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स लेंस। ओके, तो कन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ। क्लियर है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हुई। तो मैग्नीफाइंग लेंस, जिसे हम चीज़ को मैग्नीफाई करके देखते हैं, जो हैंड लेंस होती है जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए ये सवाल भी उससे रिलेटेड ही है, पूछा जा रहा है इन रियल मैग्नीफाइंग लेंस, इन रियल मैग्नीफाइंग लेंस इज, लेंस कौन सी लेंस होती है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है प्लेन कनकेव लेंस होती है। ठीक है, ना कनकेव होता है, ना कन्वेक्स होता है, ना सिलेंड्रिकल होती है। अभी अभी हमने जाना कि इसमें क्या होती है, कन्वेक्स लेंस होती है विद ए स्मॉल फोकल लेंथ। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। अब आपको ये पता चला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि क्या किया जाता है, मेटल की सीट के साथ क्या किया जाता है, क्या डाला जाता है जो हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ। ठीक है, लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था एक्स रेज। एक्स रेज क्या, इसमें क्या होती है, वेवलेंथ के बारे में बात होती है। ठीक है, यानी कि लैम्डा के बारे में बात होती है। तो वेवलेंथ ऑफ सुटेबल लेंथ फॉल ऑन इट, जब भी मेटल सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे फॉल होती है तो यहाँ से क्या होती है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लग जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, इमिट हो जाती है। ठीक है, इसी सिस्टम को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए।
अगला देखिए सवाल पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द येलोविश लैम्प यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। जो स्ट्रीट लाइट होती है येलो कलर की, उसमें कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रोड में जो रहती है उसमें सोडियम लैम्प, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, सोडियम लैम्प कहते हैं, ठीक है, सोडियम लैम्प। तो सोडियम लैंप जो आपकी होती है, इसके अंदर जो गैस भरा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं नियॉन गैस। क्लियर है, तो नियॉन गैस इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम लैंप ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी आर यूज। तो सोडियम लैंप जो रहती है उसकी क्या वेरी हाई इंटेंसिटी को यूज़ किया जाता है, वेरी हाई इंटेंसिटी, ठीक है। सोडियम लैंप ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी आर यूज, जिसके अंदर नियॉन गैस को यूज़ करते हैं। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पास टोटल 4 प्रकार के फोर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गई, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारी न्यूक्लियर फोर्स हो गई। और जो सबसे वीकेस्ट फोर्स की जो हम बात करें तो ये होती है आपकी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, वीकेस्ट। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये टैक्स असिस्टेंट 2008 में पूछा गया था, आपको क्लियर है। और टैक्स असिस्टेंट 2008 को आपको ये पूछा गया था, क्लियर है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन, देखिए जितने सारे क्वेश्चन पैदा नहीं होने वाली है, सारे प्रीवियस ईयर के ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। और मैं जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे बहुत तरह की बुक से आपको निकाल करके मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे ला रहा हूँ, ताकि आपको हर एक टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन में करवा दूँ, ठीक है। अगर जो आप 50 क्वेश्चन करेंगे हर एक टॉपिक से, तो बहुत कम चांस है कि आपके एग्जाम से क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि मैं आपको डिराइव भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इसी बात पे वीडियो पर लाइक होना तो बनता है, लाइक ज़रूर करेगा और अपने दोस्तों में शेयर करेगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लियर है। तो अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं बट आप लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। मुझे कमेंट भी चाहिए, ठीक है। कमेंट भी हमेशा किया करो। और किसी प्रकार की आपकी डाउट है तो वो भी आप क्या करिए, मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गई आपकी न्यूक्लियर फोर्स और वीकेस्ट फोर्स हो गई आपकी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। इतना आसान सा सवाल है दोस्तों। इस सवाल के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके कारण इनिशिएट होती है, यानी कि शुरुआत किसके कारण होती है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यार देखिए आप कमेंट सीधा ए भी मत किया करिए, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 21 और इसकी ऑप्शन लिख दीजिए जो इसकी करेक्ट आंसर होगी, ठीक है। ऐसे लिखा करिए, क्वेश्चन के साथ कमेंट किया करिए, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ हम। अब देखिए एक सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज होलोग्राम। होलोग्राम होती क्या है, क्लियर है। तो देखिए होलोग्राम क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइट को स्कैटर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट की लाइट को स्कैटर करके उसको क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और इसको क्या किया जाता है, उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है ताकि वो ऑब्जेक्ट लगे कि वो 3D ऑब्जेक्ट हो गई है, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर जब हम बात करें, एक्चुअल में वो क्या रहती है, 2D रहती है। बट हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये 3D इमेज इसकी बन गई है, क्लियर है। यानी कि अ 3D शैडो टू रिप्रोड्यूस द फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, क्लियर है। ये क्या होती है, 3D शैडो होती है। बट एक्चुअल में अगर जब हम बात करें ये 2 डायमेंशनली होती है। रियल इट इज़ ओनली 2 डायमेंशनल, क्लियर है। होलोग्राम क्या हो गई, 3D शैडो हो गई। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आखिर होती क्या है। तो देखिए पेरिस्कोप एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ऑब्जर्वेशन देती है आपकी आसपास की, ठीक है, क्लियर है। और ये जो बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारे सबमरीन के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबमरीन्स में ये यूज़ किया जाता है ताकि इधर उधर का देखे। सबमरीन्स बाय सोल्जर, जो हमारे सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, ठीक है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो इनकी यूज़ करते हैं, क्लियर है। क्यों, ये क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है वारफील्ड की, उसकी एनर्जी को यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियर है। और ये जो बेस्ड होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो आप करिएगा रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो आंसर जो आपकी होगी टोटल इंटरनल
आंसर जो होगी आपकी रिफ्लेक्शन होगी। क्लियर है, रिफ्लेक्शन को करेक्ट करेगा। सबमरीन में जो आपकी पेरिस्कोप होती है वो रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। बात कर रहे थे, जस्ट सवाल आपके पास आ गए। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर आखिर होते क्या। ऑप्टिकल फाइबर एक फ्लेक्सिबल, एक ट्रांसपेरेंट फाइबर होती है, ठीक है, जो कि प्योर सिलिका की बनी हुई होती है और वो अब उसके अंदर आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है, तो देखिए कुछ इस प्रकार की होगी। इसको आप जितना भी फ्लेक्सिबल करें मोरे, लेकिन इसके अंदर आपको क्या होगी, अच्छे से काम करेगी। क्या होती है कि एक लाइट की रे इस पे जाएगी, ठीक है, और इसकी जो इनर पार्ट जो होती है वो किसकी बनी रहती है, सिलिका की, ठीक है, सिलिका की बनी हुई रहती है। क्लियर है, इसको आप अच्छे से याद रखें, किस चीज़ की बनी रहती है, सिलिका का बना हुआ रहता है। और इसमें लाइट रे जब जाती है ये लगातार रिफ्लेक्ट कर करके रिफ्लेक्ट कर करके रिफ्लेक्ट कर करके रिफ्लेक्ट कर करके फिर वापस सेम निकलती है। यानी कि वायर कितना भी आप मोड़ दीजिए लेकिन लाइट इसमें से पास कर जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल होती है, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर होती है, ठीक है। अब देखिए जो आज के टाइम में इंटरनेट जो यूज़ किया जाता है, इसी बेसिस पे इंटरनेट भी यूज़ किया जाता है। क्लियर है, जो वायर्स जो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए एक सवाल आपको उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर की इन्वेंशन किसने की थी, ये आपको इस सवाल में पूछा गया था। तो देखिए एक अमेरिकन फिजिकिस्ट थे जो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर उन्होंने काम किया था, नरेंद्र कपानी, ठीक है, नरेंद्र कपानी। ऑप्शन बी को आप करेक्ट करेगा। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं जिसको कोर कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं और कोटिंग कहते हैं, ठीक है। कोर जो आपके अंदर की पार्ट हो गई, ठीक है, कोर होती है सबसे पहले, फिर इसके बाद कोर हो गई, क्लैडिंग हो गई, और इसकी जो बाहर की जो कवरिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोटिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोटिंग हम लिख देते हैं। तो ये हो गई आपकी सवाल। तो सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। कई दफ़ा देखे होंगे कि सूरज हमें लाल दिखाई देती है सुबह के टाइम में जब वो जस्ट निकल रही होती है, और रात के टाइम में जस्ट वो ढल रही होती है। तो ये हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे जो दी गई है, पहली ऑप्शन जो यहाँ पे दे दी गई है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगी दोस्तों वो ये होगी ऑप्शन डी, द फैक्ट दैट ऑल द अदर कलर स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड। ये दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि व्हाइट लाइट जब भी किसी भी पार्टिकल पे पड़ती है, सपोज हम प्रिज्म पे लेते हैं, तो यहाँ पे 7 कलर कंपोनेंट में ये बढ़ जाती है, जैसे कि आपने हमारे वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, जिसको हम कहते हैं विबग्योर, ठीक है दोस्तों, विबग्योर कहते हैं। आप रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ये सबसे कम स्कैटर करती है। स्कैटर यानी कि फैलना, यानी कि हम बात करेंगे वायलेट की, तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और ये आपका सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा। द फैक्ट दैट ऑल द अदर कलर स्कैटर अवे, यानी कि जितने सारे कलर होते हैं लाइट के, जितने सारे कंपोनेंट होते हैं वो सारे क्या कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं। बट रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत ही कम स्कैटर करती है। और इसी के कारण एटमॉस्फेयर में हमें बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर जाती है, बस रेड बच जाती है। इसलिए रेड कलर हमें सन दिखाई देता है सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हमारे स्क्रीन पे, द कलर ऑफ द ओशन अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डाइफ्रैक्टेड और स्कैटर्ड। इसके पीछे का फिजिक्स ये कहता है दोस्तों कि देखिए जब भी पानी की हम बात करते हैं, इसे आप अच्छे से नोट करके दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि जब भी पानी की बात आती है तो जो हमारे हायर वेवलेंथ वाले लाइट रे होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने जितने वाटर में क्या हो जाती है दोस्तों, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं हायर वेवलेंथ क्या है दोस्तों, हमारा रेड है, ठीक है, ऑरेंज है, ठीक है, रेड है, ऑरेंज है और येलो है, यानी कि रोय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे हायर वेवलेंथ वाले लाइट है ये क्या होते हैं दोस्तों, पानी की जस्ट केस में ये क्या हो जाती है दोस्तों, ये सारे एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ब्लू बेसिकली बात किया जाता है, जो ब्लू होती है दोस्तों वो क्या कर जाती है, वो स्कैटर कर जाती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी के कारण इसका कलर क्या हो जाता है दोस्तों, ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ब्लू कलर क्या हो जाती है दोस्तों, रिटर्न हो जाती है और स्कैटर्ड हो जाती है, इसी के कारण इसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। बाकी सारे जो हायर वेवलेंथ है वो सारे क्या हो जाते हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जब अर्थ नहीं रहे, यानी कि अर्थ की एटमॉस्फेयर अगर जो नहीं रहेगी तो स्काई की कलर क्या हो जाएगी, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है। सपोज कि आप जहाँ रह रहे हैं दोस्तों वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है, जितने सारे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो नहीं है, तो स्काई की कलर क्या होगी। बहुत इंटरेस्टिंग सी सवाल है दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्लैक। अब ब्लैक ही क्यों होगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में स्काई की कलर क्या हो जाती है दोस्तों, ब्लू हो जाती है, ठीक है।
स्काई की कलर ब्लू होती है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्लैक क्यों हो जाएगी अगर जो एटमॉस्फेयर नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी भी वाइट लाइट आती है, ठीक है, कोई भी वाइट लाइट आती है, इसको दोस्तों जो रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, यानी कि इसको एस्केटर, यानी कि ये लाइट एस्केटर तभी करेगा जब यहाँ पे कोई क्या होगा दोस्तों, मीडियम होगा, ठीक है। बिना मीडियम के कोई भी लाइट कभी भी स्कैटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये है मेन यहाँ पे टॉपिक, मेन मुद्दा यही है, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जब भी वाइट लाइट जाती है तो यहाँ पे ये इसकी कोई कलर एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई कलर यहाँ पे स्कैटर हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि ब्लू इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है दोस्तों, बाकी सारे हायर वेवलेंथ वाले एब्जॉर्ब हो जाते होंगे और यहाँ पे ब्लू कलर जो रहती है वो क्या होती है दोस्तों, रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। इसलिए हमारी स्काई की कलर क्या दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। देयर आर नो पार्टिकल प्रेजेंट टू स्कैटर लाइट, यानी कि लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो बिना पार्टिकल्स के, बिना मीडियम के लाइट कभी भी स्कैटर नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी कलर ब्लैक हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको। रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट। अब बात आ जाती है दोस्तों कि रेनबो कैसे फॉर्म होती है, क्यों फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो आपकी ऑप्शन बी हो जाएगी। और ऑप्शन बी क्यों होगी दोस्तों, इसमें आपको बताया जा रहा है इंसिडेंट ऑन द रेन ड्रॉप, यानी कि ये रेन ड्रॉप है, इसमें व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो गई, ठीक है। हैविंग एन एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में ये हैंगिंग होने लगी है। इज डिस्पर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्टेड, यानी कि क्या होता है दोस्तों, डिस्फ्रेस, यानी कि क्या हो जाता है दोस्तों, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। डिस्पर्स हो जाता है यानी कि इसके अंदर बहुत सारे रिफ्रैक्शन हो जाते हैं। अब देखिए ये जो है, ये तो एक, देखिए ये वाटर की जो ड्रॉपलेट है, तो ये क्या काम करता है दोस्तों, एक प्रिज्म की तरह काम करता है। प्रिज्म की स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि व्हाइट लाइट जब भी यहाँ पे आती है तो इसमें सारे यहाँ पे कंपोनेंट में बढ़ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर में फिर से दोबारा रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे दोस्तों एक फिनोमेना आता है जिसका नाम है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, यानी कि क्रिटिकल एंगल जो होती है उससे जब आगे चला जाता है कभी भी इंसिडेंट रे, देखिए सपोज कि ये आपकी कोई मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, कुछ भी मान लीजिए, ये है आपकी नॉर्मल। तो जब ये इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये जब इस तरह से आती है तो जब ये डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो आपको पता है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों किस चीज़ की, यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट लाइट तो ऑलरेडी क्या कर चुकी है दोस्तों, व्हाइट लाइट ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा जाएंगे डेंसर से रेयर की मीडियम, क्योंकि ये तो आपका डेंसर है ना मीडियम, बाहर का आपका रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे जो लाइट होती है दोस्तों वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, यानी कि लाइट जो होती है वो फैल जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये नॉर्मल रहेगी तो ये, जब भी आपको पता होगा कि रेयर मीडियम डेंसर मीडियम जो होती है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है व्हाइट लाइट, कोई भी लाइट, तो ये क्या होती है दोस्तों, नॉर्मल से दूर भागती है। और जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तब नॉर्मल की तरफ भागती है, यानी कि जो रिफ्रैक्ट होकर जो भागेगी, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाती है तब ये नॉर्मल से दूर भागती है। तब दोस्तों इसी तरह से इंसिडेंट रे, अब देखिए मैं बात कर रहा था कि इसी तरह से जो इंसिडेंट रे होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम जब ये ऐसे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, नॉर्मल से अवे भागेगी, क्योंकि हम डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम नेक्स्ट प्लेन में इसी तरह से बनाएंगे नॉर्मल तो आपकी रहेगी, अब ये एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल को हम और बैंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसको हम क्रिटिकल एंगल यानी कि C से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों कि ये जो व्हाइट लाइट होती है ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ये, अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे आया व्हाइट लाइट तो ये नॉर्मल की इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये ऐसा आया तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, फिर ऐसा आएगा तो नॉर्मल से और दूर जाएगा। आपको एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब व्हाइट लाइट इसमें टकराएगी और ये डायरेक्टली सारे के सारे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों कि ये जो वाटर की पार्टिकल होती है, ठीक है, ये वाटर की जो पार्टिकल होती है इसमें व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट करती है और ये यहाँ से कलर कंपोनेंट में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के कारण यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये व्हाइट लाइट क्या हो जाता है दोस्तों, व्हाइट लाइट बाहर नहीं जा पाता, ये अंदर में रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्यों, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसी के कारण हमें रेनबो दिखाई देते हैं, ठीक है। ये है सिंपल सा बात कि हमें रेनबो आखिर क्यों दिखाई देती है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसकी डायग्रामेटिक व्यू में मैं आपको यहाँ पे और समझाने की क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे जब दोस्तों ये व्हाइट लाइट आई, देखिए ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया, यही है दोस्तों इसकी मेन यहाँ पे बात जो हम बात कर रहे हैं। 42 डिग्री के एंगल बनती है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या समझा कि ये जो इंसिडेंट लाइन आई, ठीक है, ये क्या हुई, ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आई। अब यहाँ पे क्या क्या, ये रेन की ड्रॉप है, ये क्या है दोस्तों, ये रेन की ड्रॉप है, ठीक है, रेन की क्या है, ड्रॉप है। आप इजीली इसको समझ पा रहे होंगे, ये रेन की ड्रॉप है। यहाँ पे जब व्हाइट लाइट आती है दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये आपको पता है
अब ये देखिए, अब इस पे हम मीडियम जब बनाएंगे तो ये आपका ऊपर वाला क्या हो गया, रेयर मीडियम, अंदर वाला डेंसर मीडियम हो गया। तो नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगी। जब भी इंसिडेंट लाइन आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको। अब देखिए आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। व्हाइट लाइट आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे टकराती है, ठीक है। यहाँ पे टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगती है, ठीक है। जब इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ पे आपको पता है ये जो वाइट लाइट यहाँ पे देखिए, कुछ लाइट यहाँ पे इस तरह से गए हैं, तो ये दोस्तों ये वो लाइट है जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गए। और बहुत सारे लाइट ऐसे होते हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जैसे कि मैंने आपको बताया एंगल वाली सिस्टम की किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है टोटल रिफ्लेक्शन से, तो वही रिफ्लेक्शन की फेनोमेना यहाँ पे काम करती है। और सारे के सारे लाइट यहाँ पे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं और यही बाद में बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे कलर ऑफ कंपोनेंट हमें इस प्रकार से दिखाई मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे है, और एंगल ऑफ यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये दोनों के बीच की एंगल क्या होती है, यानी कि ये वाली एंगल, ठीक है। ये जो यहाँ पे नॉर्मल तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे ना, और यहाँ की नॉर्मल इस प्रकार से बनाएंगे, तो इसके बीच की जो एंगल होती है दोस्तों, ये कितनी होती है, यह होती है आपकी 42 डिग्री। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए ये थी दोस्तों वाटर वाली, जो कि मैंने पहला वीडियो प्ले जो किया था ये वाटर की थी, कि वाटर में जब जो दोस्तों रहती है ये रेड लाइट क्या हो जाती है दोस्तों, अच्छे से इसमें हायर वेवलेंथ है तो ये क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन वायलेट लाइट यहाँ पे स्लोली काम करेगी, फास्टली जाएगी दोस्तों रेड लाइट यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में तो आप समझ ही रहोगे, एक तरह की ट्रायंगुलर होती है। यहाँ पे व्हाइट लाइट जब हम डालते हैं तो हमें रेनबो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार से रेनबो में दिखाई दे रही है। ऊपर रेड लाइट है, यहाँ पे वायलेट है, ठीक है। यानी कि टोटल जो कलर की कंपोनेंट होती है वो होती है VIBGYOR, ठीक है। कई दफ़ा ये भी पूछ दिया जाता है कि लाइट की कंपोनेंट क्या है, तो ये आपकी करेक्ट कंपोनेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। अब देखिए यहाँ पे कौन सी कलर ऑफ कंपोनेंट है लाइट की जो कि प्रिज्म में सबसे कम डेविएट करती है, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी आपको अच्छे से पता है, वो है रेड। ये रेड सबसे कम डेविएट करती है, ठीक है, और विव्यूअर सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, ठीक है। स्मॉलर यानी कि जो डेविएशन की बात हमने अभी की थी, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे क्या करेगी, कम करेगी स्कैटरिंग, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट पूछा गया है। तो हमारा रेड कलर करेक्ट आंसर है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो क्यों फॉर्म होती है, रेनबो के अंदर क्या होता है, किस किस चीज़ के कारण रेनबो फॉर्म होती है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, रेनबो जब भी होती है व्हाइट लाइट आती है, इसमें क्या होती है, पहले रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अंदर में उसके बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगी, फिर से ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बस हमें इसे देखने को मिलता है। तो बस यही बात को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ये सवाल आपकी एसएससी की 2014 में पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने सवाल मैं आपको दोस्तों करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के सवाल है, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करेगा, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। क्लियर है कि ये कोई करंट अफेयर नहीं है कि आप हर बार अलग अलग आएंगे, यही सारे क्वेश्चन है जो आपके रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी ऐसी वेव है, ठीक है, विच ऑफ दीज वेव कैन पोलराइज, कौन सी वेव को आप पोलराइजेशन जिसमें हम आप देख सकते हैं, ये आपके सवाल में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन जो वाइब्रेशन होती है, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन को सिंगल प्लेन में अगर जो डाल दिया जाए तो उसको हम पोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन मींस ट्रांसफॉर्मिंग वाइब्रेशन इन ए सिंगल प्लेन, यानी कि किसी भी सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जिगजैग जो होती है, तो उसे सिंगल प्लेन में डाल दिया जाए तो उसे ही हम पोलराइजेशन कहेंगे। यानी कि जितने सारे अदर वेव होते हैं दोस्तों, इतने सारे यहाँ पे वेव की एग्जांपल दी गई है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे सिंगल वेव में सिंगल प्लेन में ऑलरेडी होते हैं। बट यहाँ पे जो पोलराइजेशन की बात होती है दोस्तों, ये हमें लाइट में देखने ही मिलते हैं। यानी कि लाइट वेव को क्या किया जाता है दोस्तों, इसको पोलराइज किया जा सकता है। ये इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि जो वाइब्रेशन जो होती है उसको सिंगल प्लेन में लाया जाता है। यानी कि लाइट वेव आर ट्रांसवर्स, यानी कि कैन बी पोलराइज, ठीक है। इसको हम पोलराइजेशन इसमें हम देख सकते हैं। पोलराइजेशन का मतलब समझ चुके हैं कि वाइब्रेशन को सिंगल प्लेन में लाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम पोलराइजेशन कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आती है स्काई की कलर आखिर ब्लू क्यों होती है, स्काई की कलर ब्लू क्यों होती है। अभी अभी आपने देखा कि सन की कलर सुबह और रात के टाइम में, सुबह और शाम के टाइम में रेड क्यों होती है। आपने देखा कि ओशन की कलर ब्लू क्यों होती है, और जो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई की कलर क्या हो जाएगी। बहुत सारे सवाल आपने यहाँ पे देखा, रेनबो किस तरह से फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे एक और सवाल आप देख लीजिए जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है। ये है, आपको पूछा जा रहा है कि स्काई की कलर ब्लू क्यों होती है, स्काई की कलर हमें ब्लू क्यों दिखाई देती है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्कैटरिंग की 3-4 यहाँ पे फेनोमेनन दी गई है, जिसे रेलाई स्कैटरिंग कहते हैं, मेन स्कैटरिंग कहते हैं और बैक स्कैटरिंग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्काई की जो फेनोमेना होती है उसमें रेली स्कैटरिंग को स्कैटरिंग के भाग है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट आखिर करेक्ट ये क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब लाइट होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो क्या होते हैं, लाइट है, आपको पता है वाइट लाइट की कंपोनेंट होती है, ब्लू लाइट भी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एयर की मॉलिक्यूल्स जितने सारे होते हैं, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं। ठीक है, एयर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं, यानी कि रेड लाइट से ज़्यादा। रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बट यहाँ पे ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा ये लोग स्कैटर करवा देते हैं। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग होती है दोस्तों लाइट की। ठीक है, लाइट पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है, यानी कि किसी भी मीडियम में लाइट पार्टिकल की अगर जो स्कैटरिंग हो रही है, यानी कि उनकी वेवलेंथ में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, बिना वेवलेंथ की बदलाव का अगर जो स्कैटरिंग देखने को मिल रहा है किसी भी मीडियम में, तो उसको ही दोस्तों रेलाई स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज ड्यू टू, देखिए तो जब भी व्हाइट लाइट आती है दोस्तों, ये 7 कलर ऑफ कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो 7 कलर ऑफ कंपोनेंट होती है, किसी भी व्हाइट लाइट आती है और किसी भी मीडियम से ट्रांसफर करके अगर जो वो 7 कलर ऑफ कंपोनेंट कर दे, तो इस फेनोमेना को दोस्तों हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर है आपको। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लाइट स्कैटर टेक प्लेस इन, लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो किस में हमें देखने को मिलता है, क्या कोलिडल सोल्यूशन में देखने को मिलता है, एसिडिक सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, या बेसिक सोल्यूशन में। तो दोस्तों ये जो होती है दोस्तों, इसकी बहुत ही अच्छी सी डिफिनेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये है कोलिडल सोल्यूशन के ऊपर। तो कोलिडल सोल्यूशन आखिर होता क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो आपकी जो ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है, जो आपकी ट्रू सोल्यूशन होते हैं उसके मायने में, ठीक है, उसके कंपेयर में इसकी साइज़ जो होती है दोस्तों 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाती है दोस्तों, बिगर होती है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा साइज बड़ी होती है। अगर जो हम बात करते हैं उसके पार्टिकल के बारे में बात करें, ठीक है, कोलिडल सोल्यूशन के अंदर की सोल्यूशन की जो सल्यूट की पार्टिकल होती है, ठीक है, यानी कि सल्यूट की जो साइज होती है दोस्तों वो बिगर होती है, यानी कि बड़े होते हैं किससे, ट्रू सोल्यूशन से। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन से कोलिडल सोल्यूशन की पार्टिकल की, यानी कि सॉलिड पार्टिकल की साइज बड़ी होती है। अब देखिए ये जब ये पार्टिकल की साइज बड़ी हो गई, यानी कि अब बात किया जाए तो ये मिन्यूट पार्टिकल ही है ना, यानी कि छोटे पार्टिकल ही है ना। तो ये जो इसके अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं दोस्तों, इसके अंदर लाइट का स्कैटरिंग होने लगता है। ठीक है, इसके अंदर लाइट का स्कैटरिंग होने लगता है इसके। अब देखिए पार्टिकल, जिस तरह से रेन की हम बात करते हैं, रेड ड्रॉप की बात करें, उसी तरह के यहाँ पे हमें स्कैटरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके पार्टिकल के बीच में भी स्कैटरिंग होने लगता है। तो इस स्कैटरिंग को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इस स्कैटरिंग को हम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आपने ज़रूर सुना होगा अपने एलिमेंट्री स्कूल में, अपने 9-10 में ज़रूर सुना होगा दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आगे सवाल में आता है तो मैं ज़रूर आपको इससे रिलेटेड 2-3 सवाल भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आगे किसी और दिन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो लाइट की जो स्कैटरिंग होती है दोस्तों, ये कोलिडल सोल्यूशन में हमें देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपकी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में भी आपको बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो, जब हम रेनबो के देखते हैं तो हमें दिए गए ऑप्शन में से क्या देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे रेन ड्रॉप जो होती है दोस्तों, रेन ड्रॉप होती है। ठीक है, और यहाँ पे सन होगी। ठीक है, यहाँ पे सन होगी, अब यहाँ पे बारिश हो रही है और आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तभी आप रेनबो को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेन ड्रॉप है, इस पर जब रिफ्लेक्शन होगी, ये वाइट लाइट आएगी, इसमें रिफ्लेक्शन होगी, तो इसी प्रकार से आपका क्या बनेगा, रेनबो बनेगा, तब आप रेनबो को देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, सन क्या है दोस्तों, सन बिहाइंड है। ठीक है, द सन रिमेन्स बिहाइंड एज एंड वी फेस रेन ड्रॉप, यानी कि रेन ड्रॉप जो है दोस्तों, रेन ड्रॉप को आप क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और सन इसके पीछे है। बस यही बात है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ।
द सोप बबल शोज कलर्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ वाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आ जाती है आपकी बचपन की, ठीक है। बचपन में आपने ज़रूर जो सर्फ होती है, सर्फ की सॉल्यूशन बना करके आपने कुछ इस प्रकार से एक स्टिक बनाया होगा तार को मोड़ करके। हमने तो तार को मोड़ करके बनाया था अपने बचपन में। और इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम डीप करते थे। क्या पे दोस्तों, हम एक ग्लास में यहाँ पे सर्फ साबुन को घोल लेते थे, इसमें डिप करते थे दोस्तों। इसके अंदर क्या हो जाती थी, इसमें फवारे हम आराम से फुला सकते थे। इसमें जब हम फूकते थे तो इसमें से क्या होते थे दोस्तों, बबल्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये बबल्स एकदम गोल निकलता है दोस्तों। तो ये बबल्स, ठीक है। तो सोप बबल्स हु शोज कलर व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ वाइट लाइट। जब वाइट लाइट में दोस्तों इसे हम देखते हैं, यानी कि सन के प्रेजेंस में जब हम ये बबल्स निकालेंगे तो हमें इस बबल्स में क्या दिखाई देते हैं दोस्तों, कलर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देते हैं। तो ये जो बबल होते हैं दोस्तों, ये इंटरफेरेंस पैटर्न में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न में होते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ऑप्शन सी ही क्यों सही होगी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहते हैं, जो उसके इनर और आउटर में, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं, ताकि वो कलर की पैटर्न यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। सुपर इम्पोज हो जाते हैं। क्लियर है आपको। तो इंटरफेरेंस इसी को कहा जाता है दोस्तों। इंटरफेरेंस की एग्जांपल की अगर जो हम बात करते हैं तो ये हम सोप की बबल्स एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। पोलराइजेशन भी आप समझ चुके हैं अच्छे से, रिफ्लेक्शन तो आप समझते ही हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करने वाले हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाती है, ठीक है। रेनबो के पास ऐसा क्या है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पूछा गया है। वायलेट लाइट हैज़ इट्स इनर मोस्ट कलर टुवर्ड द अर्थ, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, इट्स कर्व बेंड टुवर्ड द अर्थ, इसकी कर्वेचर जो होती है अर्थ की तरफ बेंड हो जाती है। अब देखिए, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये आप अर्थ पे है और यहाँ पे आपकी रेनबो कुछ इस प्रकार से बनी। अब देखिए, इसकी जो कर्वेचर बनी, ये जो कर्व हुआ है किसके तरफ हुआ, अर्थ के तरफ हुआ ना। तो बस यही बात है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, द रेड लाइट इज इट आउटर मोस्ट कलर टुवर्ड स्काई। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि हम सबसे ऊपर में रेड कलर देखते हैं, नीचे में हम वायलेट देखते हैं। यानी कि विवगर का पैटर्न जो बनता है दोस्तों, ये ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा यहाँ पे द रेड लाइट हैज इट इनर मोस्ट कलर टुवर्ड द, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑन ए रेनी डे, ठीक है, ऑन ए रेनी डे स्मॉल ऑयली फिल्म्स ऑन वाटर शोज ब्रिलियंट कलर, दिस इज ड्यू टू। अब देखिए, अब हम बारिश के समय में, ठीक है, पानी है। अब देखिए, ये वाटर के सरफेस के ऊपर ऑयल है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑयल क्या होती है दोस्तों, वाटर की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा हल्का होती है, इसलिए ये क्या करती है, ये तैरने लगती है ऊपर वाटर के सरफेस में। ये क्या करती है, ये तैरने लगती है। तो इसमें हमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें भी हमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। आपको अच्छे से याद होगी अगर जो आपने ये कभी देखा होगा, ठीक है। तो रेनी सीजन में स्मॉल ऑयली फिल्म जो होते हैं वाटर की, वो क्या करते हैं, बहुत सारे कलर हमें देखने को मिलता है। ये क्यों होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों इंटरफेरेंस की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस की एग्जाम्पल में सोप की बबल्स के साथ साथ आप ये ऑयल की भी ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको। तो चलिए, मिलता है अगले वीडियो में। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।